गर्ल्स, आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार थे और क्या योगदान था, इसको देखेंगे और फिर उनका एक आकलन करके यानी योगदान देख करके और इस टॉपिक को विराम देंगे। तो सर्वप्रथम जो भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में उनके विचार थे, उनमें धार्मिक एवं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में उनको माना जाता है। तो दयानंद ने जो स्वयं जो थे वो धार्मिक आधार पर राष्ट्रवादी चिंतन का उन्होंने विकास किया और इस कार्य में उन्होंने वेदों को आधार बनाया और उनकी गैर परंपरागत व्याख्या की। जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जो विचार थे स्वामी दयानंद के, वो उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलते हैं। दयानंद के धार्मिक स्वाभिमान ने भारतीयों में पहले तो सांस्कृतिक स्वाभिमान को जन्म दिया और इसके बाद अंतिम विकास देशाभिमान के रूप में हुआ। स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म की व्याख्या एवं एक सार्वभौम एवं मानव धर्म के रूप में की, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित राष्ट्रवाद मात्र धार्मिक नहीं था बल्कि आध्यात्मिक भी था और भारतीयों को यह प्रेरणा उनसे मिली कि बिना नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान के राष्ट्र का उत्थान भी संभव नहीं है। फिर दूसरी प्रमुख बात उनके राष्ट्रवाद की थी सामाजिक उत्थान का समर्थन। उन्होंने सामाजिक सुधारों को राष्ट्रवाद की अनिवार्य शर्त एवं साधन बताया और दयानंद ने भारत के पतन का मुख्य कारण सामाजिक कुरीतियों की मौजूदगी और सुदृढ़ सामाजिक संगठन का अभाव बताया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों की जो राजनीतिक श्रेष्ठता का कारण है वो उनकी श्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था है और उन्होंने इसीलिए भारतीयों की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें जो कमियां थीं, जैसे जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और शूद्र व स्त्रियों की उपेक्षा, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध, इन सब चीज़ों को समाप्त करने का एक आह्वान उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक उत्थान के लिए शूद्रों व स्त्रियों के पूर्ण उत्थान का हमें बीड़ा उठाना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा पद्धति कर देनी चाहिए और युवा स्त्री व पुरुषों की जो पारस्परिक सहमति वाली विवाह पद्धति है उसको हमें अपनाना चाहिए और वर्ण पर हमें विभाजित करना चाहिए, यानी श्रम विभाजन पर वर्णों का विभाजन होना चाहिए और जन्म से नहीं। तो ये जो कुरीतियाँ थीं इनको समाप्त करने का एक आह्वान स्वामी दयानंद जी ने किया और कहा कि यदि हम सामाजिक उत्थान कर लेंगे तो राष्ट्रवाद की भावना हम में प्रबल रूप से आ जाएगी। फिर ऐतिहासिक आधार पर राष्ट्रीय गौरव एवं स्वाभिमान का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण और उत्थान में इतिहास की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है और इसीलिए उन्होंने भारत से संबंधित जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको प्रकट किया और इस प्रकार एक राष्ट्रीय गौरव, अस्मिता एवं स्वाभिमान की भावना उन्होंने भारतीयों में जागृत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत की ऐतिहासिक जो सीमाएं हैं सुनिश्चित वो भी उन्होंने बताई। उन्होंने भारत के जो प्राचीन राजवंश हैं और उनके राजाओं के क्रम को प्रकट किया और विश्व इतिहास में जो प्राचीन और संपूर्ण ज्ञान का स्रोत वेद हैं उनको उनका योगदान था उसको उन्होंने प्रकाशित किया। फिर भारत के बहुआयामी पतन की शुरुआत महाभारत के युद्ध से हुई, उनका ऐसा मानना था। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत जन और धन की हानि हुई और जीवन के सभी क्षेत्रों में शून्यता व जड़ता फैल गई। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य
प्रमाद, परस्पर विरोध से अन्य देशों में राज करने की तो कथा ही क्या कहनी, किंतु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखंड स्वतंत्र स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है। तो उनको ये खेद था कि आर्यों की जो डिस्क्वालिटीज़ हैं उनकी वजह से भारत जो है वो स्वतंत्र नहीं था। और उन्होंने ये कहा कि यदि हम यानी भारतीय श्रेष्ठता और सम्मान की प्रबल भावना हम में होगी और हम अकर्मण्यता से दूर हो जाएंगे तो हम आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के विकास में भरपूर योगदान दे पाएंगे। चौथी प्रमुख विशेषता जो दयानंद के राष्ट्रवाद की थी वो थी स्वराज्य की तीव्र आकांक्षा की अभिव्यक्ति। स्वामी दयानंद ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में मानसिक दास्ता की भर्त्सना की और स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित दास्ता को भारत का दुर्भाग्य बताया। वे अपने समकालीन भारतीयों एवं ब्रिटिश शासकों के इस मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में है अथवा वास्तव में वह सुराज है। उन्होंने कहा कि स्वराज्य भारतीयों की प्रथम आवश्यकता है और अपने सत्यार्थ प्रकाश में भी उन्होंने कहा कि स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि और उत्तम होता है। और किस प्रकार का होता है स्वदेशी राज्य? माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी सुखदायक नहीं है। और उन्होंने कहा कि यदि स्वराज्य होगा तो चाहे विदेशी शासन सभी प्रकार के धार्मिक पक्षपातों से मुक्त तथा निष्पक्ष क्यों न हो, लेकिन वह कभी भी दयावान, कल्याणकारी और न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने स्वदेशी की धारणा को, स्वराज्य की धारणा को बहुत अहम बताया। फिर जो स्वराज्य की जो बहुआयामी अवधारणा है उसका उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने, मैंने आपको बताया, स्वदेशी की भावना के महत्व को प्रकट किया और स्वराज की चेतना जागृत करने के लिए स्वदेशी और बहिष्कार की भावना पर भी बल दिया। तो इस प्रकार उनका मत था कि भारतीयों को स्वदेशी की भावना का पालन करते हुए अंग्रेज़ों के उन गुणों और परंपराओं को अपनाना चाहिए जो बुद्धि संगत और उपयोगी हैं। यानी जैसे अंग्रेज़ों का जो अपने देश, भाषा, संस्कृति पर जो उनका अभिमान था, अनुशासन था, भक्ति भाव था और स्त्री पुरुष की पारस्परिक सहमति से विवाह की परंपरा को वो निभाते थे, इस चीज़ को उन्होंने कहा कि हमें भारतीयों को भी अपनाना चाहिए। फिर निर्भीकता एवं चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीयों की निस्तेजता, अकर्मण्यता और चारित्रिक पतन की वजह से ही आज हम जो है अंग्रेज़ों के अधीन हैं। उन्होंने कहा कि हमें यानी भारतीयों को निर्भीकता, स्वदेश प्रेम, चारित्रिक श्रेष्ठता, इन गुणों को अपनाना चाहिए और तभी हम अपने देश में सम्मान के द्वारा रह सकते हैं। और उन्होंने स्वावलंबन और त्याग के गुणों को अपनाने की भी बात कही। और एक और गुण उन्होंने इसमें ऐड किया, सत्यपरायणता, जिस गुण को बाद में गांधी जी ने भी बहुत अपनाया अपने जीवन में और अपने विचारों में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उन्होंने भारतीयों में अच्छे गुणों को आत्मसात करने की बात कही ताकि हम स्वाधीन रह सकें और स्वाभिमान से जीवन जी सकें। एक और विशेषता जो उनके राष्ट्रवाद की थी वो थी कांग्रेस के पूर्वगामी। यानी 1906 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके स्वराज की प्राप्ति को अपना राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया। और यानी जो दयानंद की जो विचार थे स्वराज्य, स्वदेशी, उसको एक प्रोग्राम के रूप में कांग्रेस ने अपनाया। और ये प्रोग्राम जो है राजनीतिक चिंतन और कार्यक्रम में ही शामिल नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी और शिक्षा और भाषा के क्षेत्र में भी स्वदेशी की भावना को अपनाया गया।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पहली बार जो एक स्वाभिमान और आत्मसम्मान और ये इन सब से ओतप्रोत जो चरित्र भारतीयों का होना चाहिए, इस तरीके का उन्होंने हमें विचार दिए और इन्हीं विचारों को कांग्रेस ने भी प्रमुख रूप से अपनाया। अब हम देखते हैं स्वामी दयानंद का जो योगदान है, यानी आधुनिक भारत में के विकास में एक विचारक के रूप में जो उनका योगदान है वो क्या है। पहला योगदान तो उनका महत्वपूर्ण है, वेदों की पुनः प्रतिष्ठा। यानी उन्होंने सार्वभौम धर्म के अनुसार जो है वो व्याख्या की और वेदों की, और इसके आधार पर भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का दौर प्रारंभ किया और स्वराज्य की चेतना उत्पन्न की भारतीयों में। दूसरा योगदान जो उनका था वो था धर्म की बुद्धि संगत व्याख्या एवं धर्म सुधार। यानी प्रथम बार 19वीं सदी में जो है, जो अज्ञान और अविद्या की नींव पर खड़ा था हमारा धर्म, उससे उन्होंने बाहर निकाला उसको, और धर्म की सार्वभौम उदार एवं बुद्धि संगत व्याख्या उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि ईश्वर के साथ ही जीव एवं प्रकृति की सत्यता का समर्थन जो है हमें करना चाहिए। और उन्होंने जगत मिथ्या की निराशाजनक, अकर्मण्यतावादी एवं लौकिकवादी विरोधी मान्यता का भरपूर विरोध किया। तीसरा जो उनका योगदान था वह था सामाजिक क्षेत्र में योगदान। तो हमको पता ही है, हम कर चुके हैं कि सामाजिक व्यवस्था की उन्होंने बात करी हमें कि नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत होनी चाहिए आदर्श सामाजिक व्यवस्था, और उन्होंने जाति व्यवस्था को धार्मिक व सामाजिक अन्याय बताया। और उन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो गुण कर्म के आधार पर होनी चाहिए, और जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं हमारे समाज में, जैसे बाल विवाह, अस्पृश्यता, इन सब चीज़ों को समाप्त करने का उन्होंने आह्वान किया। फिर प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का उन्होंने पुनरुत्थान किया। ये भी एक उनका बहुत बड़ा योगदान था। यानी जो एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ था, जो शिक्षित वर्ग था हमारे भारत में, वो जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क, इनकी विचारधाराओं से बड़ा प्रभावित था। लेकिन दयानंद जी ने मनु, कौटिल्य, शुक्र, भीष्म, व्यास, इन सब की विचारधाराओं को भारतीयों के सामने ये लेकर आए, और उन्होंने कहा कि हमें इनके विचारों को अपनाना चाहिए, और भारतीय राजशास्त्र का जो हमने अनुकरण नहीं किया था उसे हमें करना चाहिए, और जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनको प्राचीन विचारकों के आधार पर ही दोबारा से निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में निहित जो संवैधानिक तत्व थे उनका विकास किया। यानी उन्होंने उनका आधुनिकीकरण किया, और व्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता, मर्यादित सत्ता तथा निर्वाचित राजतंत्र का भी उन्होंने समर्थन किया। और ये तो आपको पता ही है कि स्वराज्य के वो प्रथम संदेश वाहक थे। उन्होंने कहा कि सुराज के दोषों को यानी उनको इंगित किया, और उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है वो स्वराज्य का लक्ष्य होना चाहिए। यानी भारतीयों के लिए स्वराज्य का समर्थन उस समय किया जब निराशा और कुंठा में डूबा हुआ था पूरा समाज, और भारतीय इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम जो है वो स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। हम यानी उनको दयानंद को स्वराज का प्रथम संदेश वाहक भी माना जाता है, क्योंकि प्रथम बार उन्होंने ही राष्ट्रवाद के उत्थान का कार्य किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिक दास्ता से बाहर निकाल करके और उन्होंने भारतीयों में कूट कूट करके स्वाभिमान, आत्मसम्मान और स्वराज्य और स्वदेशी इन चीज़ों को भरा, ताकि हम जो है वो आज़ादी प्राप्त कर सकें, और एक कॉन्फिडेंस उनको दिया ताकि हम भी अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ करके और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। तो ये उनका योगदान है बहुत महत्वपूर्ण।
ऐसी परिस्थितियों में जब जो भारतीय समाज है वह बहुत कुंठाग्रस्त हो चुका था. So this is all regarding Swami Dayanand Saraswati. Thank you, girls.